हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा रहेगा हरियाणा पुलिस आपका जो रहेगा सिलेबस और सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी आपके पॉइंट्स या कह सकते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है आपकी इस परीक्षा के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और देखेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपकी परीक्षा जो है एक ही बार में क्लियर हो जाए। उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग हरियाणा आपको पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है 5500, ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग आपसे रजिस्ट्रेशन मांगे जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है आपकी 25 जनवरी है। तो भाई मेरे 25 जनवरी से पहले जो भी है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बाद में साइट वाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। और यहाँ पर आज सेशन जो रहेगा ऑफिशियल जो सिलेबस रहेगा, हालांकि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके जैसा ही मैं अपनी कह सकते हैं इसको लेकर आया हूँ, लिख कर लेकर आया हूँ। बट उससे पहले आप देख लीजिए आपकी जो परीक्षा है, संपूर्ण परीक्षा इस तरीके से गुजरने वाली है इतने सेशन में। ये आपका इतने चरणों से ये परीक्षा गुजरेगी और ये चरण रहेंगे तीन टाइप के चरण। ठीक है, पहला चरण आपका रहेगा पीएमटी और पीएसटी रहेगा। देन आप जाएंगे, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी रिटन टेस्ट हो जाएगा। सेकंड चरण यहाँ पर हो जाएगा आपका। तीसरा आपका डीएम यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहीं पर हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कैंडिडेट जिसने सीईटी एग्जाम दिया था, ठीक है, सीईटी एग्जाम जिसने दिया है उनमें से सीईटी जस्ट पास मांग रहा है इन्होंने, ठीक है, जस्ट पास कैंडिडेट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा जिन्होंने सीईटी को पास किया है पीएसटी और पीएमटी के लिए। जो कैंडिडेट पीएसटी और पीएमटी क्वालिफाई करेंगे उनका आप देखोगे यहाँ पर उनमें से यहाँ पर 10 टाइम्स यानी टोटल सीट्स का 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई करेंगे देन आप जाएंगे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के सेशन में। ठीक है, यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया 3 चरण से आपकी गुजरने वाली है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आप सभी को पता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत जल्दी कंप्लीट कह सकते हैं, जल्दी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ मोस्टली चांसेस है कि आपका जो आपका पीएमटी और पीएसटी है फरवरी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मार्च में आपका ये चांसेस रहेंगे। तो मार्च में चांस होने का मतलब ये है कि आपका जो फिजिकल है वो अभी से आपको तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं 1.5 महीने का समय आपको मिल रहा है, 1.5 से 2 महीने का समय आपको मिल रहा है अभी इतना यहाँ पर। तो आप आराम से तैयारी को करते रहिए, यानी फिजिकल अपना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद साथ के साथ में आप एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटे डेली आप अपने रिटन एग्जाम पर वही फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा, मार्च में आपका फिजिकल हो जाता है, अप्रैल मई जून में मोस्टली चांसेस है आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत चांसेस रहेंगे जून के अंतर्गत, सब कुछ ठीक रहा तब है ये, वरना पुलिस की भर्ती ऐसी होती है कि कभी किसी भी राज्य की ले लो, है ना, एक बार में कंप्लीट होती नहीं है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं ना अड़ंगा लटका रहता है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तब जून में आपकी परीक्षा हो सकती है। देन आपका जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो डीएमई में जाएंगे, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। देन आपका ये रहेगा, यानी 2026 में मोस्टली चांसेस है ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी है 2026 के अंत तक। ऐसा ये तब है जब सब कुछ ठीक रहता है। ठीक है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपके इस डेट को ये होगा, उस डेट को वो होगा। हम लोग नॉर्मली बता रहे हैं कि हाँ अगर भर्ती प्रोसेस के रिगार्डिंग जिस तरीके से भर्ती कराई जाती है वैसे अगर नॉर्मल प्रोसेस में चलती रही तो 2026 लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग वगैरह ये सब हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा रिटन टेस्ट के बारे में। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, सिलेबस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट रहेगा आपका, यानी जो आपका टोटल पेपर रहेगा वो 97 मार्क्स का रहेगा। अब ये 3 मार्क्स कहाँ छोड़ दिए इन्होंने, 3 मार्क्स एनसीसी वालों के लिए छोड़ दिए यहाँ पर। एनसीसी वालों में जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 1 नंबर मिल जाएगा, बी सर्टिफिकेट वालों को 2 नंबर मिल जाएंगे, सी सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से इनको रिटर्न में थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा जो एनसीसी सर्टिफिकेट है जिनके पास में। ये सर्टिफिकेट की कैटेगरी है ए बी सी, इस तरीके से सी कैटेगरी वाले को 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी का जो रहेगा रिटन टेस्ट 97 नंबर का रहेगा यहाँ पर। और ये जो 97 नंबर है, हालांकि आपका जो सिलेबस में नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल सिलेबस नहीं दे रखा है, बट इनके द्वारा ये बोला गया है कि यहाँ पर कि भैया देयर शैल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से 10% आपके क्वेश्चन रहेंगे। 10% का मतलब ये है कि लगभग लगभग 10 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, 9 या 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहेंगे और एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा
यानी कि हरियाणा जीके का 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात इन्होंने बोला है कि 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के मिलेंगे, और बाकी का रहा कितना भाई मेरे 67 क्वेश्चंस बचे बाकी के, वो आपका जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इस तरीके से वो रहेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो उसमें आप देखोगे 10+2 लेवल का आपका रहेगा यहाँ पर। पहला पॉइंट, पहला नहीं ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा और ऑफलाइन होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, आपको जानना होगा यहाँ पर कि भैया ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इन अ क्वेश्चन पेपर, यानी 4 ऑप्शंस होंगे इस तरीके से। देखो आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन और होगा एक्स्ट्रा इसमें, A B C D, और यहाँ पर एक ऑप्शन और होगा इस तरीके से, 5 होंगे टोटल, ठीक है। आफ्टर हैविंग सेलेक्ट हिज और हर प्रेफरेंस ऑप्शन एवरी कैंडिडेट शैल नीडेड द फिल द रिस्पॉन्सिबल सर्कल इन द OMR सीट। आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका सही है तो इस पर आप लोग क्या करोगे, गोला कर दोगे, इसको पूरा ब्लैक ब्लैक कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लैक ब्लैक। अब इसमें क्या बोला, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी परीक्षा के अंतर्गत, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग ऑप्शंस हैविंग बीन फिल्ड इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन सी और विल नीड टू फिल इन द 5th सर्कल बबल इन OMR सीट। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो 5वां सर्कल बनाया गया है ना, ये इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है। अगर मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, अब 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि बी ऑप्शन ठीक है, तो आप इसको टिक कर दिए, गोला लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 4 में से एक चूज कर लिया, आपको मान लीजिए 11वां क्वेश्चन आ गया, सॉरी 12वां क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और सॉरी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको लग रहा है इनमें से कोई भी नहीं है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो 5th ऑप्शन रहेगा ना उसको गोला करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 5th गोले पर गोला लगाएंगे, यानी सर्कल करेंगे उसको, यहाँ पर यही चीज बोली गई है। यहाँ पर बोला फेलियर टू डू सो shall result in the deduction of the 0.97 मार्क्स काट कर लिए जाएंगे अगर आपने ये गोला नहीं भरा तो। यानी अगर आपको आंसर आता है किसी क्वेश्चन का तो आप चारों ऑप्शंस में से कोई एक लगा देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आंसर नहीं आ रहा है किसी भी ऑप्शन में से, है ना, मान ली A B C D कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है और आप कोई भी आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप 5th नंबर के गोले को सर्कल करेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको आंसर नहीं पता है तो आप 5th नंबर का गोला लगा दीजिए, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने इसको 5th नंबर के गोले को नहीं लगाया, आपने सोचा कि भैया मुझे तो कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा है तो मैं नहीं लगाऊंगा, और 5th नंबर वाला भी छोड़ दिया, तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग कटेगा, यहाँ पर 0.97 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो फिर भी आपको करना ही करना है। मैं तो ये कहूंगा आप तुक्का ही लगा दीजिए इनमें से, ठीक है। 5th नंबर का गोला भरिए ही मत, आप तुक्का ही लगा दीजिए, हो सकता है वो तुक्का ठीक हो जाए तो आपका आंसर सही हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने तुक्के में सी लगा दिया और सी ही सही हो गया आंसर, तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भरने से बचिए आप लोग, यहीं पर आप तुक्का लगा दीजिए। कुल मिलाकर ये है A B C D, चारों ऑप्शंस में से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, देखो दूसरे वर्ड में क्या बोला है इन्होंने कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन इतने मार्क्स की, 0.97 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ेगी, मतलब झेलनी पड़ेगी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो तुक्का ही लगा दीजिए आप, इसमें से A B C D में से कोई सा भी एक तुक्का लगा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। अगर तुक्का नहीं लगाना चाहते हैं, वैसे तुक्का कोशिश कीजिए, हो सकता है तुक्का सेट ही हो जाए, मान ली D ऑप्शन लगा दिया तुक्का और तुक्का ही D आंसर ही सही हो गया, तो क्या होगा, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर इसको लगा दिया आपने तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस रहेगा, हालांकि डिटेल सिलेबस तो यही है आपका, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं आपको यहीं से इस तरीके से पूछे गए हैं। अब यहाँ पर जनरल साइंस है, जनरल साइंस के अंतर्गत आपका 2-3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और जो आपका साइंटिफिक मैथडोलॉजी होता है यहाँ पर, साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस रहेगा, कंसेप्ट एंड बेसिक रहेगा, स्पेस आपका रहेगा साइंस। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, इसरो से रिलेटेड विभिन्न अभियान वगैरह होते हैं उनको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आपको तो पढ़ना ही है बेसिक, यहाँ पर इसको करेंगे ही करेंगे।
इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक पूछेगा साइंस बेसिकली आपको यहाँ पर। यहाँ पर जनरल स्टडी की अगर बात करें, जनरल स्टडी के अंतर्गत यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज पूछेगा ऑल सब्जेक्ट की, ऑथर अवार्ड्स एंड बुक्स, ये आपका करंट का सेशन रहेगा। कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आपका वो सेशन रहेगा जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहेगा। अब हिस्ट्री के अंतर्गत आप जाओगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से स्टार्ट करना है इसको। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पर हरियाणा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ वो याद रखना है। कौन सी साइट्स कहाँ पर है, किस नदी के किनारे पर है, क्या मिला है, कौन सी साइट से, वहां से पढ़ना है। उसके बाद आप वैदिक कल्चर, फिर ऋग्वैदिक काल, आप उत्तर वैदिक काल, फिर इस तरीके मौर्यन, फिर आपका रहेगा गुप्ता पीरियड, फिर उसके बाद इस तरीके से महाजनपद पीरियड, फिर आपका मिडेवल में आओगे तो दिल्ली सल्तनत है आपका, मुगल एम्पायर हो जाएगा, है ना, और उसके अलावा मुगल साम्राज्य हो जाएगा। उसके अलावा फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आपको पूरा का पूरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। पॉलिटी में आपको क्या करना है, पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता देता हूँ सारी चीजें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करके जाइए आप लोग, शेड्यूल करके जाइए, भाग करके जाइए, और आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसके अलावा डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है ना, और जुडिशरी हो गया हमारे यहाँ का। ठीक है, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट है हमारा, संसद है, वो हो गया यहाँ पर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, है ना, और निर्वाचन आयोग हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, उनको करके जाइए आप। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जाएंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको करंट से रिलेटेड, हरियाणा का करंट और यूपी इसका जो करंट का जो डेटा रहेगा, बजट से रिलेटेड डेटा रहेगा, उसको आपको करना है। स्पेशली जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड, जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही, उनको कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा ज्योग्राफी में, हरियाणा की ज्योग्राफी आपको पता मतलब करना ही करना है उसके बारे में। कौन सा जिला किस राज्य के साथ लगता है, कितने राज्य किसके साथ लगते हैं, कितनी नेशनल बाउंड्री लगती है, हरियाणा के साथ लगती है नहीं लगती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो वो तो हरियाणा स्पेशल का सब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, ये आपको करना ही करना है। यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पर फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वही चीज़ है, आपको 1857 क्रांति से स्टार्ट करना है, 1947 तक लेकर जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे, सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची झील है, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, किस देश की जो इम्पोर्टेंट कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हरियाणा की इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, और बजट से रिलेटेड जो प्रमुख योजनाएं हैं, या कोई अभियान या कोई कार्यक्रम का मेंशन किया गया है बजट में, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। या कोई स्पेशल चीज़ है जिसके लिए अलग से बजट में एलोकेशन किया गया है, कितना व्यवस्था किस कार्यक्रम के लिए, किस योजना के लिए की गई है, कितने रुपए की, उस टाइप से आपको पता होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही आपको पता होने चाहिए। एक तो हरियाणा पढ़ना है, हरियाणा का करंट अफेयर्स पढ़ना है। दूसरा आपका इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ना है, मेजर चीज़ें। उसके अलावा आपको जो वर्ल्ड की मेजर इवेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, उनको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। ये जीएस का थोड़ा सा ना वास्ट सिलेबस है आपके लिए यहाँ पर, तो जीएस को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उमर इकोलॉजी एंड आपका यहाँ पर रहेगा इकोलॉजिकल बैलेंस, सॉइल है, फॉर्म मैनेजमेंट है, वीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप है, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स क्रॉप हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, वेजिटेबल आपका हॉर्टिकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, इस तरीके से रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अक्सर यहाँ से सवाल, अक्सर नहीं, यहाँ से कम 6, 7, 8 सवाल बन सकते हैं। इन दोनों ही टॉपिक से, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड 8 से लेकर 10 सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और ये टॉपिक आपके सामने इस तरीके से रहेंगे। इनको कवर कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। रोल ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं मॉडर्न कम्युनिटी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। इस तरीके से आपको पूरा कंप्यूटर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें पूछेगा, और इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो बेसिक कंसेप्ट बेस्ड होंगे, जो आपको आपकी जो बेसिक नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग के ये टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट पजल्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन टेस्ट, इस टाइप से सवाल रहेंगे। और देन आप जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी मैथमेटिक्स में आप जाएंगे। एनएच यानी नंबर सिस्टम रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, एवरेज है, डिस्काउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, सम ऑफ एजेस, एलसीएम, एचसीएफ हो गया आपका, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज एंड मिसलिनियस। मिसलिनियस में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी चीज़ याद रखना। आप कहो कि भैया सब्जेक्ट में पूछा नहीं गया था, मतलब सब्जेक्ट में था नहीं और उसमें उन्होंने पूछ लिया, तो मिसलिनियस इसीलिए लिखते हैं। वो कहीं से भी अगर मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है, देखो मोस्टली चांसेस हैं
आपका मार्च में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा और फिजिकल होने के बाद आप लोगों को मई या जून में मोस्टली चांसेस है कि आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, सब कुछ ठीक रहा तब के कह रहा हूँ मैं। मतलब ये है आपके पास मोटा मोटा देखा जाए 3 से 3.5 महीने या 4 महीने के पास आप लगभग समय है आपके पास। इन 3-4 महीनों में आपको 4-5 महीनों में आपको ये करना है। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए पूरा का पूरा, पूरा एकदम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट लगाइए आप लोग साथ के साथ में। जैसे मान लिया आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपने टॉपिक कवर किया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखिए आप, उसी तरीके से रीजनिंग में करेंगे, उसी तरीके से आप देखोगे आपका जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इनमें से जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस पड़ी हुई होती हैं यूट्यूब पर फ्री में। उस टॉपिक का नाम डालिए, एमसीक्यूज डालिए, तो आप उसकी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो उसको भी एनालिसिस करेंगे जरूर, और एनालिसिस करेंगे तो मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है, यानी टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद जब आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाए या आपको लगे कि हाँ, अब जैसे मान लीजिए अप्रैल मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या मई मंथ में कंप्लीट हो जाता है और आपको लगता है कि जून के लास्ट में हमारा परीक्षा है, तो फिर फुल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। और फुल मॉक टेस्ट तो अभी से लगाने स्टार्ट कर देना जब आपका फिजिकल क्वालीफाई हो जाए। जैसे ही आपका फिजिकल क्वालीफाई होता है हर संडे को आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो अभी से लगाना स्टार्ट करना, मतलब फिजिकल होने के बाद एवरी संडे को आप लोग ये तैयारी करेंगे यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट। और वीक में आपको ये तो सेक्शनल टेस्ट लगाने लगाने हैं, और साथ के साथ में आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से ये सही तरीका है कि आप जो है सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपना सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसी दिन आपका सेक्शनल टेस्ट लगाइए। उसके अलावा फिर आप जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर उसके अलावा साथ में हर संडे को आप फुल मॉक टेस्ट भी लगाइए, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ एनालिसिस भी कीजिए गलती कहाँ हो रही है, और उस जो टॉपिक में गलती हो रही है उसको दोबारा से फिर रिवाइज कीजिए। साथ में अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए ताकि आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर समय कम रहता है तो आप वहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर हो सकें और कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है बॉडी से रिलेटेड तो आप उसको अभी मेडिकली ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक करवा लीजिए। तो ये आपका रहेगा इस तरीके से। सिलेबस यही है, पीडीएफ आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आपके टॉपिक रहेंगे, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।